तो दोस्तों वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो आज इसने अपना ऑल टाइम हाई 1100 रुपये टच किया और उसके बाद शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 2% गिरा और 1057 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम कंपनी का 10 सालों का चार्ट देखें तो देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। और इस कंपनी पे मैंने दिसंबर में ही आप लोगों को एडवांस में बता दिया था कि मार्च से इस कंपनी का शेयर चलने लगेगा। और यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीनों में। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है, 30% का स्मॉल कैप इंडेक्स ने ही रिटर्न दिया हुआ है। तो ये भी शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये है कि ये अब शेयर ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, क्या ये शेयर में और ज़्यादा अपसाइड है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये इन्हीं सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया था और क्या एक्चुअल रीज़न था। तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये कंपनी का शेयर प्राइस मार्च से अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए चलते हैं और कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्रिस्प और शॉर्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा और ब्रॉडर लेवल की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खुद मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ मैं कुछ क्लाइंट्स को जो है गाइड करता हूँ। उन सारे लोगों की पोर्टफोलियो का 20 से 30% का अकेले कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज में जो है इन्वेस्टेड है। और चूंकि मार्च में जब ये शेयर प्राइस काफ़ी नीचे था तो भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली थी और करंट टाइम में 30% तक पोर्टफोलियो सिर्फ कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड में है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझना ज़रूरी है कि मैं जो है काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। मुझे कम से कम साल का 25-30% रिटर्न चाहिए होता है और मैं स्मॉल कैप कंपनीज़ में काफ़ी हेवी बेट करता हूँ। और इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। बस मेरा अपना नॉलेज शेयर करना है कि मैं जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को डिस्कस करूँ। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपना खुद से एनालिसिस करिए, तब जाकर के इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वार्टरली परफॉर्मेंस थोड़ा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जैसे कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 346 करोड़ का रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू बढ़कर 395 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 86 करोड़ से बढ़ करके 104 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्च से अगर कंपेयर करें तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 104 करोड़, ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ है जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो अब कैसा और क्वार्टरली रिजल्ट अगर अब नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा वो कैसा जाएगा, तो इसके लिए जो है मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है कि H2 हमेशा बेटर होता है H1 से। और अगर इसको हम ध्यान से देखें, चूंकि इस कंपनी को मैं 2020 जनवरी 2020 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कोविड से पहले जब इसका शेयर प्राइस कहीं 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ। और इसने 10 क्वार्टर से लगातार, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी सिंगल क्वार्टर नहीं है जहाँ पे कंपनी की डी ग्रोथ हुई हो। लगातार ये नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में ये यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है, चाहे आपकी सन फार्मा हो, डिवीज लैब हो, लॉरस लैब हो, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उठा के देख लीजिए, इस तरह की कंसिस्टेंट कंपनी मेरे सामने तो आज तक नहीं है। एक कंपनी है अबॉट इंडिया लिमिटेड, बस इसी में इस तरह की कंसिस्टेंसी है और कोई भी कंपनी में इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने नहीं देखी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जून क्वार्टर अगर देखें मार्च से कंपेयर करें तो 279, 300, और जून के बाद जो सितंबर क्वार्टर होता है यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ खास ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि मार्च में 339 के बाद 346, यहाँ पे भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो चूंकि ये यूएस का बिजनेस इस तरीके से इनका बिजनेस है कि फर्स्ट हाफ में एक फाइनेंशियल ईयर के कुछ खास ग्रोथ नहीं होती, मेजर ग्रोथ जो होती है सेकंड हाफ में होती है। और मैनेजमेंट ने काफ़ी पहले भी कई बार ये चीज़ें डिस्कस की है। तो ये होता है जब एक कंपनी को आप डीपली एनालाइज करते हो तो आपको पता होता है कि कब इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो इसका सेकंड हाफ जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, यानी सितंबर के बाद मार्च तक, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा चलें और कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि इन्होंने गाइड किया है कि FY24 में 300 करोड़ रेवेन्यू
अचीव करने वाले हैं, जो कि करंट टाइम में सिर्फ 200 करोड़ था। इसके साथ साथ इनका प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि मैंने बताया कि मार्च में अभी इनको सिर्फ ब्रेक इवन हुआ था, यानी अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो 300 करोड़ पे तो सिमिलर मार्जिन, यानी जो है अगर इनका पैड मार्जिन निकाले तो ऑलमोस्ट 25% का है, और 300 करोड़ पे ऑलमोस्ट 70-75 करोड़ का पैड मार्जिन इस बॉटम लाइन में ऐड होगा, जो कि अभी जीरो कंट्रीब्यूशन है बॉटम लाइन में। तो ये दोस्तों समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर टॉप लाइन में 300 करोड़ की एडिशन हो रहा है, तो बॉटम लाइन में ऑलमोस्ट 70 से 75 करोड़ का एडिशन होगा। तो इससे जो है टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन ग्रोथ करेगी। और कुछ अगर समझें तो यहाँ पे कंपनी 800 करोड़ रुपए कैश होल्ड करके रखी है। देखिए, जो बिजनेस जो अच्छा चलता है वहाँ पे कभी कैश की प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो 18-1900 करोड़ रुपए का जो है टोटल शेयर कैपिटल है, उसमें सिर्फ 800 करोड़ रुपए कैश है, यानी बिजनेस 1000 करोड़ में चल रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40% जो इनका शेयर कैपिटल है वो सिर्फ कैश में है। अगर यहाँ पे अदर असेट में आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड कैश कंपनी के पास तकरीबन 500 करोड़ लिक्विड कैश है, शॉर्ट टर्म लोन 148 करोड़, और अदर असेट्स भी 138, ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीस कैश है। तो ये कैश क्यों अक्मुलेट कर रही है? तो कंपनी ने जो गाइड किया कि हो सकता है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करे, क्योंकि लंबी कंपनी का टारगेट ये है कि फ्यूचर में कि ये जो है एक जो माइलस्टोन है कि 2000 करोड़ रेवेन्यू लैटम बिजनेस से और 800 करोड़ रेवेन्यू यूएस बिजनेस से FY26 तक अचीव करे। इसके लिए ये कंपनी को कैपेक्स भी करना पड़ेगा, और कुछ अगर एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी एक्वायर करेंगे। तो इस तरीके से ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली लगता है, अगर क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करने का मौका मिला नेक्स्ट क्वार्टर में, तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूएस की सब्सिडीरीज है कैप्लिन स्टेराइल लिमिटेड, यहाँ पे इनकी होल्डिंग सिर्फ 75% हो सकता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनके पास 25% होल्डिंग है, उनको एग्जिट प्लान करने के लिए इनके पास कैश होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी बात कर रही है कि हम 1500 का कैश अक्मुलेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि यूएस में अपनी शेयर होल्डिंग 75% से बढ़ा करके 100% करने वाली हो, इस वजह से भी कैश होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर देखें तो भी कैश, इतना ज़्यादा कैश होल्ड करने के बावजूद भी रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का काफ़ी हेल्दी है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इतना अच्छा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बात करें टारगेट की, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं, चूँकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टारगेट देने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक जो है एवरेज फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया में है, उसका अगर एवरेज देखें तो यहाँ पे टॉप 10 का ही अगर पी की रेशियो की बात करें तो 30, 31, 64, 19 फिट मो में, अगर इंडस्ट्री एवरेज भी देखें तो 30 का है। इस कंपनी का पी क्या चल रहा है? सिर्फ 20 का है। अगर इस कंपनी की कंसिस्टेंसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और मैं कहता हूँ कि एक कंसिस्टेंट बिजनेस की भी वैल्यूएशन काफ़ी हाई होती है। जैसे कि आप रिसेंट में देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की जो कंसिस्टेंसी, या फिर कोई भी अगर बिजनेस देखें जहाँ पे जैसे FMCG, HUL का, ब्रिटानिया का जिस तरह से कंसिस्टेंट बिजनेस है, उसकी वजह से इनका पी रेशियो 40, 50, 60 तक का ट्रेड करता है। अबाउट का भी अगर पी रेशियो देखें तो 47 का है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये 20 के पी पे जो है कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30 का इंडस्ट्री एवरेज जो है वो तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। यानी कंपनी का फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे कंपनी का 1700-1800 शेयर प्राइस तो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से हो सकता है, उससे ज़्यादा भी शेयर प्राइस जा सके, या फिर मतलब होना चाहिए फेयरली वैल्यूड। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये शेयर अंडर वैल्यूड है, इसी वजह से मैंने इस कंपनी में ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्ट किया हुआ है। और दोस्तों मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस करिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और अपना जो है एनालिसिस करिए कि इस कंपनी का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।